अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। आवाज क्लियर है? मैम थोड़ी स्लो है। स्लो है? अपने अपने माइक भी फुल कर लो, ये ना तो उनकी वॉल्यूम में कम हो। अच्छा, एक लेक्चर आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने आपका क्विज लेना है, ठीक है? तो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, आज क्या ट्यूसडे है और नेक्स्ट आपका होगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैं आपका क्विज लूंगी, ठीक है? एलएमएस के ऊपर ही आपका क्विज होगा, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है? शुरू के 6 लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि रीड कर लेना, उसमें से बस मैं आपको 20 एमसीक्यूज दे दूंगी। मेन मेन जो है ना उसी में से आएंगे, ठीक है? तो आप वो करके फिर एलएमएस के ऊपर, जिस तरह आप लोगों ने पहले एलएमएस के ऊपर टाइम होता है 30 सेकेंड्स का, या मतलब जो एक एमसीक्यू के लिए, वो आप लोगों ने वहां पे जल्दी जल्दी से जो है ना बस जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगेगा एमसीक्यूज वहीं पे सॉल्व करने हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं टाइम आपको मेंशन कर दूंगी, आपको ईमेल कर दूंगी कि इस टाइम से इतने टाइम तक, ठीक है? 20 एमसीक्यूज होंगे, 30 सेकंड का एक होगा, तो 10 से 15 मिनट्स के अंदर आपका जो है ना स्टार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका स्लॉट है ना उसी स्लॉट में होगा आपका ये क्विज, ठीक है? जैसा 11 बजे आपका स्टार्ट होता है, तो 11 से मैं 11:15 बजे तक आपका टाइम रख दूंगी, और इसके बाद जैसे ही वो टाइम ऑफ होगा तो उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई एक्सक्यूज नहीं मुझे चाहिए क्विज के अंदर। काफी बच्चे कहते हैं हमारा ये मसला है, ये मसला है, मैं किसी एक्सक्यूज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आपका ये एग्जाम है, आप चाहे नेट के लिए कहीं पे भी जाओ, कहीं नेट अवेलेबल करो, इसको अगर उसके ऊपर है, लैपटॉप के ऊपर है कहीं पे, मैं किसी का भी बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्ट करूंगी कि ये मसला हुआ था, वो मसला हुआ, ठीक है? 20 एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी आपने वो जो है ना बस सेलेक्ट करने हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे कोई किसी का एक्सक्यूज ना आए कि मैडम ये मसला हो गया था तो वो मसला हो गया। अपने अवेलेबल रखना नेट को, जिसका जो मसला होता है कि इस टाइम पे नेट अवेलेबल नहीं होता, तो वो जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ चला जाए, या जिस तरह भी है वो एग्जाम के लिए नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? लेक्चर के लिए चलता है, मैं लेक्चर के लिए कह देती हूँ कि अटेंडेंस का भी कोई मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, लेकिन आपका जो क्विज है ना वो आपने प्रॉपर जो है ना उस टाइम पे देना। टाइम मेंशन कर दूंगी, ईमेल आ जाएगी कि अगर 11 है तो 11 से 11:15 तक आपका एलएमएस के ऊपर क्विज है, ठीक है? शुरू के 6 लेक्चर्स हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, 20 से 25 एमसीक्यूज होंगे, 10% वेटेज। क्लियर? किसी को नहीं समझ आई क्विज की? ठीक है, बस और मुझे ये बता, तुम लोग पहले तो आ रहे थे, ये क्लैश अभी तक आप लोगों का खत्म नहीं हुआ? बच्चे बड़े कम आ रहे हैं, फिर कहते हो मुझे पता नहीं चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बच्चे आ ही नहीं रहे, लास्ट लेक्चर में भी बहुत कम थे, और इस लेक्चर में भी हालांकि तो लेट स्टार्ट हुआ फिर भी नहीं आए, कम बच्चे आ रहे हैं। अच्छा चलो, उनका नुकसान है, फिर बाद में चीखते हैं कि भी हमें पता नहीं चला, कोई 30 सेकंड एक एमसीक्यू के लिए बहुत कम नहीं है मैम, उसको तो पढ़ते हुए गुजर जाते हैं, स्टेटमेंट समझते हुए। मैंने देने कि आपको पढ़ते हुए इतना टाइम लग जाए, छोटे छोटे से होंगे। मैम स्टेटमेंट समझते हुए इतना गुजर तो जाता है मैम। 30 सेकेंड्स ही होते हैं, इतना ज्यादा वो नहीं होता। आप खुद देखो कि अगर एक लाइन को पढ़ो तो 10 सेकेंड्स आपको लगते हैं बस पढ़ने के लिए, और जल्दी से उसका ऑप्शन जो है सेलेक्ट हो जाता है, वो इतना बहुत टाइम नहीं सकता ना। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होगी, बहुत बड़ी मैंने नहीं देनी है, 5 सेकंड के अंदर ही बंदा पढ़ लेता होता है, तो उसके बाद जो है पूरा आराम से सोचे। अच्छा, आज का लेक्चर है, पिछली बार हमने पेंक्रियाज को कंप्लीट किया था, आज का लेक्चर था स्प्लीन के ऊपर, ठीक है? स्प्लीन का अल्ट्रासाउंड किस तरह हम करते हैं, स्प्लीन के पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे, देन अगेन उसकी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नॉर्मली जो स्प्लीन है वो उसका साइज कितना होता है, उसकी एपिजेनिसिटी कैसी होती है, फिर देन उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद हम उसकी नॉर्मल सोनोग्राफिक अपीयरेंस पढ़ेंगे, ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास ये सारा नॉर्मली हम लोग पढ़ने के बाद नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्मल अपीयरेंस के बाद हम एबनॉर्मलिटीज की तरफ जाएंगे। एबनॉर्मलिटी से पहले हम लोग उसका स्कैनिंग टेक्निक हमें पता होनी चाहिए कि फॉर स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड, स्क्रीन का अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग पेशेंट की कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं, उसकी पोजीशनिंग कैसे करवाते हैं, प्रोब जो है वो कहाँ रखते हैं, किस एंगल पे रखते हैं, किस व्यू पे रखते हैं, वो प्रिपरेशन वगैरह सारी देखेंगे। जब हमें पता है कि हमें इस तरह स्कैन करना है और इस तरह का अल्ट्रासाउंड पे नजर आ रहा है, नॉर्मली ऐसा चीज होता है, तो वी कैन पिक द एबनॉर्मलिटी वेरी इजीली,
ठीक है। एबनॉर्मेलिटी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे जो है ना डिजीजेज हैं वो हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किस तरह की बहुत नजर आती हैं और उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने हर रीजन का इसी तरह आपको बताती हूँ कि हर रीजन का हम लोगों ने पहले उसकी एनाटॉमी देखनी है, उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, देन हम उसको उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, पोजिशनिंग करते हैं पेशेंट की, एंड देन उसका लास्ट में हम लोग उसकी एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं, डिजीजेस देखते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के मतलब नॉर्मली हमारा जो स्क्रीन है वो बीन शेप होता है, जो आपको पता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना वो पड़ा होता है इस तरह की बीन शेप, या फिर इसको कह लो कि मून शेप, इस तरह करके हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है। ये हमारा इस साइड से जो है वो कनकेव है और ये जो है हमारे यहाँ से एक साइड से कॉन्वेक्स है। ये जो हमारा यहाँ पे हाइलम नजर आ रहा है, हाइलम के अंदर से हमारे कुछ वेसल्स हैं और कुछ आर्टरीज, जो जितनी आर्टरी, वेन और जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो उसके अंदर एंटर यहाँ पे एग्जिट हो रहा होता है। ठीक है, वो हाइलम है। फिर जिस तरह हम लोगों ने स्प्लीन पढ़ी थी, सॉरी पेंक्रियास पढ़ा था, पेंक्रियास के पार्ट्स में हमने जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे उसका पार्ट था वो उसका टेल था। ठीक है, उसकी जो टेल थी ना वो हमारी स्क्रीन के हाइलम में यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो इसलिए हम कहते थे यहाँ पे कनकेविटी के अंदर यहाँ पे जो है उसका जो टेल है वो यहाँ पे एम्बेडेड होता था, और जो हमारी पेंक्रियास है वो इस तरह करके ट्रांसवर्सली सेंटर में बिल्कुल पड़ी। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, स्प्लीन है जिसकी शेप इस तरह की होती है और इस तरफ इसका हाइलम होता है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ द स्प्लीन में क्या है, स्प्लीन इज द इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। लोकेशन में अगर देखें तो उसके राइट, लेफ्ट, सुपीरियर, पोस्टीरियर क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो उसके हम रिलेशंस में देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे उसके रिलेशंस में देखें तो हमने भी पढ़ा है कि मीडियल एंड इंफीरियर भी हमारे पास जो है वो स्टमक पड़ा होगा। इंफीरियर एंड मीडियल भी जो है वो किडनी पड़ी है, नीचे थोड़ा सा मीडियल साइड पे हमारे पास किडनी है। फिर मीडियल साइड पे पेंक्रियास है जो कि मैंने भी बताया कि उसकी पेज जो है, अगर हम उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर देखें खुद ही आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट स्प्लीन है। स्प्लीन के बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास क्या होता है, किडनी। मीडियली हमारे पास तो बिल्कुल बिल्कुल मीडियली हमारे पास टेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, और ऊपर जो थोड़ा सा एंटीरियर उसके आगे जो आता है एंटीरियरली और मीडियली हमारे पास स्टमक। ठीक है, ये उसके रिलेशन हो गए। ठीक, इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है। ब्लड सप्लाई में हमारे पास हमें पता है स्प्लीन है, तो स्प्लीनिक आर्टरी जो है जिसकी ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की, जो कि डिसेंडिंग एओर्टा से हमारे पास ब्रांच दे रही होती है। ठीक है, ऊपर हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा, जब एब्डोमेन में आता है तो हमारे पास तीन बड़ी ब्रांचेस देता है, जिसके अंदर सबसे पहली ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक आगे तीन ब्रांचेस में होता है, स्प्लीनिक, गैस्ट्रिक और हेपेटिक। ठीक है, तो सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी वेनस ड्रेनेज जो है वो उसके अंदर स्प्लीनिक वेन जो है वो हमारे पास ड्रेन करेगी जो स्प्लीनिक वेन इनटू द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन दैट विल जॉइन द पोर्टल। अब हम लोगों ने ये बार बार पढ़ चुके हैं कि पोर्टल वेन कैसे बनती है, वो स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन एट द बैक ऑफ द पेंक्रियास, पेंक्रियास की नेक के बैक पे हम ये दोनों यूनाइट होती हैं और वहाँ पे पोर्टल वेन बनती है और पोर्टल वेन एंटर हो जाती है लिवर के अंदर। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि पोर्टल वेन किस तरह बनती है और किस जगह से ट्रैवल होकर वो वेन आ रही होती है। पोस्टीरियरली पेंक्रियास से ट्रैवल करती है, स्प्लीन से आती है। ठीक है, और वहां से हम के उस सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ ज्वाइन करके बैक ऑफ द पेंक्रियास पे पोर्टल वेन बना के लिवर के अंदर एंटर। दिस इज द ब्लड सप्लाई। Normal size of the spleen. Spleen is measured in longitudinal and transverse direction. As you all know कि हम लोग जब भी किसी ऑर्गन का स्कैन करते हैं तो हम लोग दो उसके व्यूज हमेशा लेते हैं, एक उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू और एक उसका ट्रांसवर्स व्यू। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनली जो है वो हमारे पास लेंथ स्प्लीन की होती है 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ होती है एपी व्यू के अंदर 5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल साइज है, एक ट्रांसवर्स में ले लिया और एक जो है लॉन्गिट्यूडनली ले लिया। देन हमारे पास ट्रांसवर्सली अगर देखें तो 7 सेंटीमीटर उसकी ट्रांसवर्स व्यू एक होती है विड्थ। ठीक है, जो कि एपी व्यू एंट्रोपोस्टीरियर जो कि थिकनेस होती है अगर साइड से सेंट्रली देखें। ठीक है, तो उसकी थिकनेस होगी, विड्थ होगी। एक होता है ट्रांसवर्सली जो कि हम लोग जब उसको एक्सिलरली जिसमें एक्सियल कट इसको सेक्शन में कट करेंगे और अपना एक्सियल उसमें रखेंगे जो हमारा प्रोब है, देन हम लोग के पास वो ट्रांसवर्स भी होगा, वो उसका होता है 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये नॉर्मल साइज है स्प्लीन का।
इकोजेनिसिटी कैसे नजर आती है, किस तरह की उसकी अपीयरेंस होती है, देन अगेन हम इसको कंपेयर करते हैं सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, तो स्प्लीन इज मोर एक्टोजेनिक देन लिवर एंड किडनी। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू पेंक्रियाज इन इकोजेनिसिटी। कभी पेंक्रियाज की इकोजेनिसिटी ज्यादा या कम हो सकती है, जिस तरह मैंने बताया था पेंक्रियाज के अंदर अकॉर्डिंग टू द एज हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोजेनिसिटी। हमारे पास अडल्ट के अंदर इकोजेनिसिटी नॉर्मली कैसी होती है और यंगर के अंदर हमारे पास इकोजेनिसिटी नॉर्मली कैसी होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो नॉर्मली जो है ना वो उसके बिल्कुल इक्वली होती है, इकोजेनिसिटी कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू द एज हो सकती है। तो अगर बस आपने देखना है तो लिवर और किडनी से इकोजेनिसिटी स्प्लीन की ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू या थोड़ी सी हम लोग की ज्यादा होती है पेंक्रियाज से। ठीक है, बट डिपेंडिंग है पेंक्रियाज की जो हम देख रहे हैं उसकी एज क्या है नॉर्मली। सो ये एक टेबल है, टेबल के अंदर सारे उसके स्प्लीन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नॉर्मल साइज कितना होता है, लेस देन 13 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर पर हमारे पास लॉन्गनेस जो अगर उसका करें उसका लेंथ लें तो इट इज अराउंड 12 to 13 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 to 6 सेंटीमीटर होती है। Echogenicity is more than kidney, more than liver and more than or equal to pancreas. एको टेक्सचर इसका होमोजीनियस, आपने देखा होगा कि हर स्ट्रक्चर का टेक्सचर जो है नॉर्मली होमोजीनियस होता है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होता है, होमोजीनियसली उसको बिल्कुल बताया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जितने भी हमने पढ़े सारी नॉर्मली होमोजीनियस, सरफेस स्मूथ होगी और शेप उसकी क्रिसेंट मतलब जैसे एक मून शेप होती है ना, जैसे बीन शेप होती है, तो इसकी नॉर्मल शेप इस तरह की होती है। सो दिस इज द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्प्लीन। टेक्निक टेक्निक में अब सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं प्रोब, कौन सी यूज कर रहे हैं। देन अगेन हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल स्कैन कर रहे हैं। एब्डोमिनल स्कैन के लिए हमारे पास एक ही प्रोब है, परमैक्स प्रोब, उसको यूज कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, हम किस अप्रोच से स्प्लीन को विजुलाइज कर सकते हैं, दिस इज पोस्टरोलेटरल इंटरकोस्टल सुपाइन पोजीशन। पेशेंट को हम लोग सीधा लेटाएंगे पोस्टरोलेटरली, उसके बैक साइड पे और लेटरल साइड पे, बिल्कुल एक साइड पे ना थोड़ा सा हम बिल्कुल एग्जैक्ट लेटरल साइड नहीं रखेंगे, थोड़ा सा पोस्टीरियरली रखेंगे। ठीक है, पोस्टरोलेटरली जो अपनी प्रोब को इंटरकोस्टल दोनों कॉस्टल मार्जिन जितने हमारे रिब्स हैं उनके दरमियान में हम वहां पे प्रोब रखते हुए अपनी स्प्लीन को विजुलाइज करेंगे। ठीक है, अप्रोच समझ आ गई, प्रोब समझ आ गई, कौन सी हो गई। देन हम उनके पास क्या है, sometime in anterolateral subcostal approach with the patient in the right lateral decubitus or the right posterooblique position। ठीक है, अब समटाइम्स हमें उस पोजीशन के अंदर स्प्लीन नजर नहीं आता तो हम लोग पूरी की पूरी करवट दिला देते हैं पेशेंट को राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे स्प्लीन पड़ी हुई है तो राइट साइड पे उसकी करवट दिला के राइट लेटरल डिक्यूबिटस में, और जो है ना हम लोग एंट्रोलेटरली, वो पोस्टरोलेटरली था थोड़ा सा एंटीरियर, या आप राइट साइड पे किया ना तो स्प्लीन आगे की तरफ को थोड़ा सा पुश हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, समटाइम उस व्यू के अंदर हमें नजर नहीं आता तो पेशेंट की करवट दिला के हम लोग फिर प्रोब को रखेंगे एंट्रोलेटरली, देन हम लोग उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सब कॉस्टल भी देख सकते हैं। सब कॉस्टल के लिए हम लोग पेशेंट को डीप इंस्पिरेशन का कहेंगे, इसको कहेंगे लंबा सांस ले, ताकि जो है ना हमें स्क्रीन क्लियरली जो है वो नजर आए। ठीक है, हेल्पिंग द ब्रिंगिंग द स्क्रीन इन द फील्ड ऑफ व्यू। अब क्या है, ऊपर रिब्स है, जब हम उसको लंबा सांस लेने को कहेंगे वो कॉस्टल मार्जिन से थोड़ा सा नीचे की तरफ को आ जाती है स्क्रीन, और वो हमारे फील्ड ऑफ व्यू के अंदर क्लियरली जो है वो उस एरिया में आके हमें विजुअलाइज हो सकती है। तो समटाइम्स हमें डीप इंस्पिरेशन भी रिक्वायर्ड होती है। तो जब भी हम स्कैन करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर किताबों में लिखा हुआ है कि इस अप्रोच को, इस प्रोब को इस जगह पे रखेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पे आएगी। अल्ट्रासाउंड हमारे पास एक डायनामिक इमेजिंग है, इसमें हम लोग लाइव इमेजिंग कर रहे होते हैं, पेशेंट की ऑर्गन वेरी कर रहे होते हैं, साइज में भी, पोजीशंस में भी, तो हम प्रोब को मूव करते हुए इधर उधर आगे इंस्पिरेशन करते हुए, पेशेंट कभी मोटा आ गया उसको मतलब वेरी कर सकता है हम लोग उसकी पोजीशन, लेकिन नॉर्मली इन इन जगहों पे हमें प्रोब को रखते हुए इस ऑर्गन को नजर आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स वेरी करता है तो हम लोग इन पोजीशन पे भी उसको कहते हैं लंबा सांस लो, कभी कहते हैं थोड़ा सा करवट ले लो, कभी नजर नहीं आ रहा था तो ये फिर हम लोग पोजीशन डिफरेंट यूज करते हैं। ठीक है, लीनियर एरे हाई रेजोल्यूशन प्रोब मल्टीफोकल डिजीज अगर है तो फिर हम लोग लीनियर एरे हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब भी यूज कर सकते हैं। सुपरफिशियली क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स दिखाता है हमें और उसकी रेजोल्यूशन बहुत बेहतर होती है, तो
समटाइम्स हमें बहुत डीप नहीं देखना होता तो हम उसके लिए लीनियर एरे रेजोल्यूशन, लीनियर एरे जो हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी वाली प्रोब है वो यूज कर सकते हैं फॉर द बेटर रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास स्क्रीन है, ये देख रहे हो सी शेप की, ठीक है, ये इस तरह करके हमारे पास एक मून की तरह आगे नजर आती है और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे ये होमोजेनियस, ठीक है। आगे हम लोग स्क्रीन को बार बार ये देखिए कितनी क्लियर नजर आ रही है ये, ठीक है, स्क्रीन यूं करके नजर आती है, ये हाइलम है जिसके अंदर वेसल एंटर हो रही है एंड एक सी वेसल नजर आ रही है, डॉक्टर डालेंगे तो हमें इसके अंदर वेसल्स नजर आएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो ये साइड पे ये बड़ी वैसे नॉर्मली इस तरह नजर आती है, जो कि हम नॉर्मल अगर प्रूफ को रखते हैं, ये उल्टी टोन रखी हुई थी तो इस साइड पे नजर आ रहा था, वैसे हमें इस तरह नजर आता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्सली प्रूफ की डायरेक्शन किस तरह होनी चाहिए। ये है नॉर्मल पोजीशन, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड पे यूं मून शेप क्रिसेंट जो उसकी है ना अपीयरेंस इस तरह की दिखती है। स्ट्रक्चर देख लो होमोजेनियस है बिल्कुल, ठीक है। ये कुछ ओवरलैपिंग से इधर से हमें शेडो नजर आ रहा है, प्रोब पूरी इंटैक्ट नहीं है स्किन के साथ, ठीक है। यहाँ एयर में होगी तो हमें आगे यहाँ से नजर नहीं आ रहा, वरना ये देख लो ये उसका प्रॉपर इस तरह। ये हमारी वेसल्स है जो कि हाइलम में हमें नजर आ रही है, अभी प्रॉपर डालेंगे तो क्लियर, ठीक है। तो दो क्लियर इमेज नहीं है लेकिन ये बड़ी होगी। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ी सी डिजीजेस को देख लेते हैं कि नॉर्मली हमें स्क्रीन तो इस तरह की नजर आ रही है। अगर इट इज मोर देन 13 सेंटीमीटर इन लॉन्गेस्ट और 6 सेंटीमीटर से ज्यादा उसकी थिकनेस है तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज नॉट नॉर्मल मेजरमेंट, दिस इज स्प्लीनोमेगाली। उसमें क्या होता है कि स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। स्प्लीन लॉन्गर देन द लेफ्ट किडनी, किडनी जो हमारी लेफ्ट साइड पर पड़ी हुई है, नॉर्मली अगर हम देखें अभी हमने नहीं भी मेजर किया होता तो हमें नॉर्मली जो है वो किडनी से ज्यादा उसकी लेंथ नजर आ रही होती है, बड़ी नजर आ रही होती है, तो हम कह देते हैं कि भी इसको स्प्लीनोमेगाली है। अगर हम ये नहीं भी करें वैसे भी नॉर्मली आंखों से पता चल जाता है कि हमें ये स्प्लीन एनलार्ज नजर आ रही है। अब अगर आप ये देखो तो स्प्लीन इतनी बड़ी नजर आ रही है, ये यहाँ तक जा रही है, मेजर करो तो इसको 20 सेंटीमीटर तक जा रही है, तो दिस इज स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन इज स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। ये देख लो इतनी बड़ी स्प्लीन, ये इतनी बड़ी सी, ठीक है। और ये इसके अंदर जो एनापेक्स वेसल्स नजर आ रही हैं, ये इसके हाइलाइट्स के अंदर वेसल्स नॉर्मली इस तरह नजर आती हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्प्लीनोमेगाली? नंबर 1 इंफेक्शन, नंबर 2 हार्ट फेलियर, नंबर 3 ट्यूमर, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन तो बड़ी मैं क्वेश्चन में भी पूछ लेती हूँ, ड्यू टू पोर्टल हाइपर स्प्लीनोमेगाली जो है ना, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों हो जाती है? व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्लीनोमेगाली विद पोर्टल हाइपरटेंशन? पोर्टल हाइपरटेंशन में हमें पता है कि पोर्टल वेन किस तरह बनती है, स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से। जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बढ़ जाती है रेजिस्टेंस सॉरी, तो उसमें क्या होता है जो बैक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो जो हमारे पास वेसल्स है, स्प्लीनिक वेन है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी जो स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो दैट विल कॉज स्प्लीनोमेगाली ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्प्लेसिया या हेमोलिटिक एनीमिया, आपको पता है कि इसके अंदर भी स्प्लीनोमेगाली जो है वो होने के चांसेस होते हैं। और अदर इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर, ये सारे कॉजेस हैं किसके? स्प्लीनोमेगाली के। बट इंपॉर्टेंट है पोर्टल हाइपरटेंशन, बिकॉज हमें पता है वेसल्स कौन सी पोर्टल वेन बना रही है जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। अदर इन्फेक्शंस और हार्ट फेलियर, ट्यूमर उसके होती है। फिर हमारे पास आ गया एक्सेसरी स्प्लीन। एक्सेसरी स्प्लीन किसे कहते हैं? एक्सेसरी स्प्लीन होती है कि जो हमारी स्प्लीन नॉर्मली जिस तरह नजर आ रही है उसके साथ हमें एक और स्प्लीन, छोटी सी एक गोल राउंडेड सी जो है ना, वो हमें एक स्प्लीन के साथ ही एक पार्ट नजर आ रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्प्लीन। वो छोटी सी पार्ट स्प्लीन का ही है और स्प्लीन ही कहलाता है, लेकिन वो अलग से एक गोल सा राउंड सा उसके हाइलन के पास हमें एक पार्ट नजर आता है, दिस इज नोन एज एक्सेसरी स्प्लीन। It is present in up to 10% of the patient. Small, smooth, round or ovoid mass नजर आता है, छोटा सा राउंड सा, बिल्कुल मैस स्प्लीन की तरह होता है, उसी तरह की एकोजेनिसिटी होती है, उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर टेक्सचर होता है होमोजेनियस सा, सेम उसकी तरह, लेकिन एक अलग सा छोटा सा मैस उसकी हाइलन के साथ अटैच है, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोएक्वेट विद द स्प्लीनिक टिश्यू, दैट मींस आइसोएक्वेट मींस सेम उसकी एकोजेनिसिटी होगी जिस तरह की उसकी स्प्लीन की, ठीक है। Where it is present near the splenic hilum or the vessels, usually solitary, may be multiple.
More common with splenomegaly, should not confuse with the mass from the adjacent organ. अब हम लोग को ये mass appearance देना होता है छोटा सा जिस तरह, लेकिन हमने इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। एक इसकी आइसोएक्विक होता है अपीयरेंस, बिल्कुल स्प्लिन जैसा होता है, टिश्यू भी वैसा होगा, टेक्सचर भी वैसा होगा, ठीक है। तो वो हम लोग को स्प्लीन का ही पार्ट है। अगर कोई मैस होगा तो उसकी एक हाइड्रोजेनेसिटी स्प्लीन से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, उसके मार्जिन थोड़े से डिफरेंट होंगे, कोई इरेगुलर हो सकता है, लेकिन ये जो है ना ये हमें बिल्कुल क्लियरली बता देगी कि ये हमारे पास एक्सेसरी स्प्लीन है। अब ये देखो, ये हमारे पास सिंगल पड़ी, ये स्प्लीन की, ठीक है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर, और ये गोल सी राउंड सी बिल्कुल टिश्यू उसके साथ ही अटैच है। और ये देख लो एक इसकी क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि ये यहाँ पे हम लोगों को कंफर्म डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि एक्सेसरी स्प्लीन है, कि ये इसकी वॉल देख रहे हो इसके साथ ही अटैच है, बिल्कुल अलग से नहीं, ठीक है, मैच पढ़ लो। तो ये इसी का पार्ट है, समझ लो, ये आके और बाहर की तरफ को इस तरह करके हमारे पास इसको प्रोट्रूड किया गया है, ठीक है। तो दिस इज एक्सेसरी, ये हमारे पास मल्टीपल, एक ये पड़ी हुई है और एक ये हाइट के पास दो एक्सेसरी स्प्लीन, क्लियर, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बड़ी सी गोल सी राउंड सी, अब ये क्लियर इमेज इतना ज्यादा नहीं है, ये किडनी भी लग रही है मुझे, ठीक है। इसके साथ जब हम लाइव स्कैनिंग करेंगे तो हम क्लियर बता सकते हैं कि ये किडनी का पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास स्किन का पार्ट है, और ये जो सेंटर में हमारे पास आ रहा है ये इसके साथ अटैच है, ये ऊपर शेडो में, ठीक है, या मैश भी हो सकता है। अब हमारे पास कोलेट्रल वेसल्स अराउंड द स्प्लीन कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास पेरिस्प्लेनिक कोलेट्रल्स हैं, दूसरा हमारे पास स्प्लीनोरीनल वेसल्स हैं, ठीक है, और गैस्ट्रोस्प्लेनिक वेसल्स हैं। ये कोलेट्रल वेसल्स हैं, समटाइम्स जो मेन वेसल्स अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं तो कोलेट्रल वेसल्स के थ्रू जो है उसको ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो वो ब्लॉकेज की वजह से जब कोलेट्रल वेसल्स का काम शुरू हो जाता है ना तो वो एनलार्ज, हमें नॉर्मली जो वेसल्स नजर आती हैं वो इस तरह नजर नहीं आती, ये कोलेटरल वेसल्स हैं जो कि एनलार्ज होती हैं, ठीक है। डॉपलर के ऊपर डालेंगे उसके अंदर सब में फ्लो नजर आएगा, दीज आर द कोलेटरल वेसल्स अराउंड द स्प्लीन, ठीक है, ये देख रहे हो राउंड राउंड सी, दीज आर द वेसल्स। अच्छा, अब हमारे पास एक और सूडो मैस के नाम से हम कहते हैं कि यहाँ पे एक सूडो मैस बना है। अब हाउ कैन वी से कि ये स्प्लीनिक एक्सेसरी स्प्लीन है या फिर ये एक सूडो मैस है, मैस की तरह का अपीयरेंस दे रहा है लेकिन ये मैस है नहीं। अगर आप इस इमेज में देखो तो ये देखो जो एरो बता रहा है, तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कुछ पड़ा है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का यहाँ पे राउंड सा कुछ पड़ा है, ठीक है, दे तो वो इस तरह रहा है कि जिस तरह कोई मैस अपीयरेंस, ठीक है, कोई मैस पड़ा है, बट दिस इज नॉट मैस, दिस इज स्प्लीनिक सीडोमास, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ मैस बट इट इज नॉट अ मैस, क्लियर, इस तरह के अपीयरेंस। अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द स्प्लीन आर, और हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्प्लीन के अंदर क्या क्या देख सकते हैं, एक तो नॉर्मल हमने उसकी देखी है कितनी मूवमेंट होती है, अगर इससे ज्यादा हो तो स्प्लीनोमेगाली होने लग जाती है। फिर अगर हाइलैंड के अंदर हमने नॉर्मल वेसल्स देखे थे कैसे एंटर हो रहे थे, अगर उस आइलैंड के अंदर हमें कोई मैस नजर आ रहा है बिल्कुल अटैच है स्प्लीन के साथ, उसी जैसे उसकी एक्रोजेनिसिटी है, उसी जैसा उसका टेक्सचर है, तो दिस इज नोन एज एक्सेसरी स्प्लीन, क्लियर। देन हमारे पास थर्ड क्या है, उस कोलेटरल वेसल्स है हमारी जो कि हाइलैंड के अंदर हम लोग को क्लियरली नजर आती हैं, बिल्कुल एनलार्ज हुई जब हम उसके ऊपर डॉक्टर अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, सिस्ट कुछ नजर आती हैं हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर, सिस्ट हमें पता है बिल्कुल एनेक्विक नजर आती है, ठीक है। देन हमारे पास स्प्लीनोमेगाली हो गया, ट्यूमर्स हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, ट्रॉमा हो गया, इंफॉक्शन, ठीक है। These are the pathological conditions of the spleen that can be visualized on ultrasound easily and can be picked easily, ठीक है। अब हमारे पास फोकल स्प्लेनिक मैस, फोकल एक मैस वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस तरह का हो सकते हैं, यहाँ तो वो सिस्टिक हो सकता है या सॉलिड मैस भी हो सकता है। सिस्टिक आगे दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, वो आगे टेबल में मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा आपका, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक होती है हमारे पास सिस्ट कंजेनिटली, कंजेनिटली वो सिस्ट कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, एक होती है एक्वायर्ड, ठीक, वो एक्वायर्ड जो है ना वो किससे एक्वायर्ड की गई, या तो वो होगी पैरासिटिक, पैरासिटिक होगी तो हमें पता है कि वो हाइड्रेटिक सिस्ट होगी, उसके अंदर हम लोग को कुछ सेप्टेशंस नजर आएंगे, उसके अंदर हमें डेब्रीज नजर आएंगे, ठीक है, वो क्लियर्ड फ्लूइड नहीं होगा, उसके अंदर हमें सेप्टेशंस नजर आएंगे, हाइड्रेटेड सिस्ट जैसी होती है, ठीक है, वो हम लोगों के पैरासिटिक है और वो एक्वायर्ड की टाइप। दूसरी कौन सी है, नॉन पैरासिटिक, ठीक है,
तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्ट। नॉन पैरासिटिक सिस्ट कौन कौन सी हो सकते हैं? कोई ट्रॉमा की वजह से वहां पे फ्लूइड अकम्युलेट हो गया, चोट लगी है, खासतौर पर रोड साइड एक्सीडेंट्स के अंदर जो है ना स्पिन बड़ी जल्दी रप्चर हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास हेमोरेजिक सिस्ट है, हीमाटोमा है, एब्सेस है, सिस्टिक मेटास्टेसिस है, स्प्लीनिक आर्टरीसिडो एनेरिज्म। ये सारे जो है ना हमारे पास सिस्ट की अपीयरेंस देते हैं, फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज ऑल आर नॉन पैरासिटिक। किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसकी वजह से नहीं हमें सिस्ट मिली है, ये किसी ट्रॉमा की वजह से कोई एब्सेस बन गया, कोई इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हमें जो एनोरिज्म है वो इस तरह का नजर आता है कि वो हमें डायलेटेड सा एनेक्विक सा सिस्ट की अपीयरेंस दे सकता है। क्लियर है? लेकिन जो पैरासिटिक होते हैं, जो बैक्टीरियल होते हैं, जो हमारे पास इस तरह की सिस्ट मिलती है नजर आती है, वो हमारे पास हाइड्रेटिक होती है, उसके अंदर एब्सेस होती है, उसके अंदर सेप्टेशन होती है। क्लियर? नॉन पैरासिटिक और पैरासिटिक सिस्ट। फिर हमारे पास सिंपल सिस्ट, बार बार हम लोग शुरू में भी पढ़ते आ रहे हैं सिंपल सिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो एक तो सॉलिटरी होता है, बिल्कुल यूनिलोक्यूलर एंड एक्वेक होता है विद पोस्टीरियर एनहांसमेंट होती है, उसमें वॉल्स आर वेल डिफाइंड एंड स्मूथ, अ थिन रिंग ऑफ स्प्लिनिक टिश्यूज प्रेजेंट अराउंड द सिस्ट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंपल सिस्ट। ठीक है, ये क्लियर नजर आ रही है आपको? पोस्टीरियर एनहांसमेंट, राउंड मार्जिन, ठीक है, और ये हमारे पास एज एनहांसमेंट भी नजर आ रही है। एज एनहांसमेंट हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगी कि ये बेसिकली होता है क्या है। कोई भी सिस्ट जितनी होती है ना राउंड सिस्ट जितनी या फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर जो कि राउंड होता है, उसके एजेस से हमें इस तरह का शैडो सा मिलता है, तो दिस इज नोन एज एज इफेक्ट। ठीक है, तो इसको ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल सिस्ट के। एनेक्विक हो गया, पोस्टीरियर एनहांसमेंट हो गया, स्मूथ मार्जिन। तीन एब्सेस। एब्सेस मैंने बताया कि बिल्कुल क्लियर फ्लूइड नहीं होता है, इसके अंदर डेब्रिस मिल सकती हैं, इसके अंदर सेप्टेशंस मिल सकती हैं। तो स्प्लिनिक एब्सेस हमें किस तरह की नजर आती है? स्प्लिनिक एब्सेस के अंदर हमें जो है इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, हाइपोइफिक ठीक नजर आती है, बिल्कुल एनेफिक नहीं होती बिकॉज देयर आर सम डेब्रिस इनसाइड the abscess. Margins are irregular, septations may be present. Distal enhancement varies according to the content. अब इसके अंदर posterior enhancement हमें clear fluid जिस जगह पे होगा, क्योंकि debris है इसके अंदर, sometimes किसी solid structure होता है, sometimes septations होती है, तो कहीं कहीं हमें posterior enhancement मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो it depends के varies according to the content, उसके अंदर किस तरह का content है abscess। ठीक है, ये हमें जो है क्लियर फ्लूइड नजर आ रहा है, ठीक है, वॉल इसकी थिकन नजर आ रही है, ठीक है, पोस्टीरियरली ये जो हमें नजर आ रहा है वॉल, ये वाइट कलर की पोस्टीरियर वॉल है, ये इसके अंदर कुछ हमें क्या नजर आ रहा है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ये ड्यू टू एब्सेस हमें इसके अंदर फ्लूइड भी नजर आ रहा है और ये सॉलिड कंटेंट भी। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रॉमा है, ट्रॉमा टू द स्प्लीन। इन ट्रॉमा patient finding localized fluid around the spleen suggests splenic ulcerations regardless of the appearance of the disease on the spleen। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास स्प्लीन है जब रप्चर होती है, उस स्प्लीन के अराउंड मतलब बाहर साइड पे हमें एक फ्लूइड नजर आता है जो कि शो करता है वो ब्लड भी हो सकता है, हेमाटोमा फॉर्म्ड आफ्टर द इंजरी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ द हेमाटोमा वेरीज विद इट्स एज, जिस तरह मैंने आपको ये पहले भी बताया था, हेमाटोमा क्या है विद एज, जिस तरह अभी अभी ब्लीड किया है, फ्रेश ब्लड है, तो वो हमें इस तरह नजर आएगा, थोड़ी देर बाद हमने स्कैन किया तो वो ब्लड जो है वो थोड़ा सा थिकेंड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा से लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द एज कितने टाइम से वो ब्लड है, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कितने टाइम बाद किया है, फ्रेश किया है, फ्रेशली ब्लीड किया है, तो वो किस तरह का नजर आएगा। सो हेमाटोमा जो है वो डिपेंड्स अपॉन द एज, वेरी करता है उसकी अपीयरेंस। ठीक है, लेकिन ट्रॉमा के अंदर जो है वो स्प्लीन के अराउंड हम लोगों को फ्लूइड नजर आएगा। अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस ऑफ हेमाटोमा वेरीज एज, ओके, जिस तरह मैंने अभी बताया, फ्रेश अगर होगा अभी भी ब्लीड किया तो वो हमें हाइपोइक बिकॉज देयर आर सम दैट बिल्कुल फ्रेश फ्लूइड नहीं होता उसके अंदर, तो वो हाइपोइक। आफ्टर सम टाइम क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो वो हमें थोड़ा सा थिकन नजर आएगा, थिकन नजर आएगा तो वो एकोजेनिक हो जाएगी, मोर एकोजेनिक और आइसोलेटेड होगा पैरेंट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर लाइसिस शुरू हो जाती है, क्लॉट जो है वो टूटना शुरू हो जाता है और वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा, तो वो पहले हाइपोइक की तरफ जाएगा और जब ज्यादा हो जाएगा लिक्विफाई तो हमें एनिक। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट कि हमें हेमाटोमा है ट्रॉमा के अंदर ड्यू टू एज
आफ्टर एज सॉरी एज वेरी करता है उसका जो अपीयरेंस है, तो फ्रेशली कैसे हमें नजर आएगा, आफ्टर सम टाइम्स कैसे नजर आएगा, और लाइसिस होना शुरू हो जाएगी थर्ड में, तो वो किस तरह उसकी एफिशिएंसी जाएगी। क्लियर, समझ है। फिर आगे आ गया हमारे पास ट्रॉमा की बात। अगर ये देखो इमेज के अंदर ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अराउंड देख रहे हो, ये जो स्क्रीन का मार्जिन नजर आ रहा है, स्क्रीन के अराउंड हमें हाइपोइक्वेट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सो दिस इज हेमाटोमा। ये वेसल्स नजर आ रही है, इसके अंदर ड्रॉपलेट लगा है, फ्लेयर्ड है, ठीक है। ये स्क्रीन रप्चर हुई हुई है, फ्लेयर्ड नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी इसके अंदर नजर आ रही है, ठीक है। डिफरेंट इमेजेस हैं, देख रहे हैं एब्सेस कितनी ज्यादा है, थिक एंड वॉल, फ्लूइड भी है, सॉलिड स्ट्रक्चर भी है, एब्सेस, pseudo aneurysm, फ्लूइड फिल अपीयरेंस, फ्लूइड स्ट्रक्चर जिस तरह लग रहा है, और बट ये इसके अंदर डॉपलर डालेंगे तो हमें ये इसके अंदर फ्लो नजर आएगा, फ्लूइड के अंदर या सिस्ट के अंदर हमें जो है वो फ्लो नजर नहीं आता, ठीक है। कोई आर्टीरियल एनेरिज्म हुआ है तो वो उसके अंदर में फ्लो नजर आएगा। वैस्कुलर रीजन्स कौन कौन सी है? Number 1, splenic artery is the most common site of the visceral aneurysm according to 60 to 80% of the cases. मैंने भी बताया कि अगर एनेरिज्म होगा आर्टरी का तो वो क्या होगा, थोड़ा सा हमें बड़ा नजर आएगा वैसे, ठीक है। वैसे बड़ा नजर आएगा, उसके अंदर हम ड्रॉपलेट डालेंगे तो हमें इसके अंदर फ्लो नजर आएगा। It is more common in the women than in men. Usually asymptomatic. The risk of the rupture is increased in pregnancy, splenomegaly, portal hypertension, pancreatitis, and following liver transplantation. ठीक है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, इनके अंदर चांसेस होता है कि ये जो एनेरिज्म है स्प्लीनिक आर्टरी का, इसके रप्चर होने के चांसेस हैं। ग्रे स्केल के ऊपर हमें सिस्टिक रीजन नजर आता है क्योंकि ये बड़ा सा डायलेटेड सा फ्लूइड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और जो है डॉपलर के ऊपर हमें इसके अंदर कलर नजर आता है, फ्लो नजर आता है। Complication of pancreatitis may also occur due following left upper quadrant surgery, trauma or infection. High risk of rupture than true aneurysm and always treated once a diagnosis is made. ठीक है, अगर ये ऊपर रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए हैं नहीं है, प्रेगनेंसी है, स्प्लीनोमेगाली, पोर्टल हाइपरटेंशन, इनमें चांसेस हो जाते हैं रप्चर होने के, ठीक है। हमें पता होनी चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हमें ये रप्चर होने के चांसेस एनेरिज्म के ज्यादा हैं। This is the grayscale imaging of the splenic artery and this is the Doppler imaging of the splenic aneurysm, ठीक है। सॉलिड स्प्लीनिक masses, ये तो सिस्टिक हमने पढ़ ली है, कुछ हमारी ट्रॉमा की वजह से है, कुछ हमारी इंफेक्शन की वजह से है, कुछ हमारी आर्टरी जो है वो डायलेट होकर एनेरिज्म की फॉर्म में हमें नजर आती है। तो ये सिस्टिक अपीयरेंस वाले जितने भी डिजीजेस की जो अल्ट्रासाउंड में नजर आती है। सॉलिड हमारे पास masses किस कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 ग्रैनुलोमास, infarction, hemangioma, hematoma, lymphoma, metastasis, and angiosarcoma. These are the diseases that appear solid in the skin. ठीक है, वो solid mass के appearance देते हैं, वो cystic appearance नहीं देते, ठीक है। नंबर 1 ग्रैनुलोमास, ये देखिए ग्रैनुलोमास हमें किस तरह के नजर आते हैं, पूरी स्किन के अंदर छोटी छोटी वाइट कलर के डॉट्स नजर आते हैं, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है, ये मैं देती हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं इमेज आपको ये शो कर दूंगी, वाइट डॉट्स इस तरह स्क्रीन पे वाइट अंदर डॉट्स नजर आ रहे हैं, दैट विल कंफर्म अस दिस इज ग्रैनुलोमास, ठीक है। वाइट डॉट्स इन द स्क्रीन शोज ग्रैनुलोमास, देख लो वाइट डॉट्स, छोटे ग्रैनुलोमास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंफाक्शन, ये पढ़िए, ये ठीक है, वाइट, ठीक है। ये देख रहे हो कैसे हमारा हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर हो गया इसके, ये यहाँ पे ब्लैक है, डिफरेंट हमारा जो स्ट्रक्चर है स्मूथ नहीं रहा, हेट्रोजीनियस, ये इसके अंदर हमारे छोटे से एनेक्विक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, हीमाटोमा है, ठीक है, इंफाक्शन है, ठीक है। ये एक्सेस है, एक्सेस बार मैं बता रही हूँ किस तरह, स्किन वॉल, एनेक्विक स्ट्रक्चर एंड सॉलिड स्ट्रक्चर में के ज्यादातर, अब इसके अंदर ज्यादा सॉलिड कंटेंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए सॉलिड कंटेंट मैसेज, अब डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स भी हैं, वो भी हमारे पास सॉलिड मैस लाइक अपीयरेंस देते हैं। वो कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं? नंबर 1 हेमेंजियोमा, हाइपरइफेक्ट और होमोजीनियस होते हैं, व्हाइट कलर के नजर आएंगे और एक जैसा मार्जिन होगा, वो कौन से होंगे? हेमेंजियोमा। हेमाटोमास यूजुअली सॉलिड लीजन, लिम्फ एंजियोमा,
have multiple cystic appearance spaces, multiple large cysts appear anechoic, but the collection of small cysts appears solid. ठीक है, lymph angioma एंजियोमा के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो तो समझ आ गई ना आपको, एक तो बिल्कुल हाइपर एक्टिव होमोजेनियस होगा, हिमाटोमा भी हमें सॉलिड अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है, और हेमेंजियोमा या सॉरी लिम्फ एंजियोमा के अंदर क्या है, एंजियोमा मतलब वेसल्स भी इन्वॉल्व हो रही है और लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो इसके अंदर सिस्टिक अपीयरेंस भी हमें दे रहा होता है जो कि एनेक्विक नजर आती है, स्मॉल छोटी छोटी सिस्ट नजर आ रही होती है उसके अंदर, ठीक है, जो पीछे मैंने दिखाई थी ना छोटी छोटी सिस्ट डिफरेंट, वो क्या हो सकती है, लिम्फ एंजियोमा, ठीक है। हेमेंजियोसार्कोमा रेयर प्राइमरी स्प्लेनिक मैलिग्नेंसी, इट्स अ मैलिग्नेंसी और ये हाइपरइक्विक या हाइपोइक्विक, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्लेनिक लिम्फोमास हैं, उसमें फोकल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं और डिफ्यूज भी हो सकते हैं। फोकल एक ही हमें हाइपोइक्विक सा नजर आएगा, मल्टीपल हेट्रोजीनियसली डिवाइड पूरे उसमें होंगे, और डिफ्यूज तो पूरे स्प्लेन के अंदर जो है ना वो हमें पूरी डिफ्यूजली जो है वो नजर आ रही है, छोटे छोटे से लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई चीज अपेयरेंस होगा, मैक्स होगा, ठीक है। तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं जो हमारे स्प्लेनिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एबनॉर्मल, एक सिस्टिक हो गया, एक सॉलिड हो गया, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सॉलिड भी है, एब्सिस वगैरह और लिक्विड स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, ठीक है। बस नाम वगैरह याद कर लो कि इनके किस तरह वो अल्ट्रासाउंड पर नजर आते हैं। ग्रैनुलोमा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो देती हूँ, ठीक है। ग्रैनुलोमा किस तरह के स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, स्मॉल डॉट्स व्हाइट कलर के जो है वो हमें स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, एंड बिल्कुल सिस्ट बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है तो सिंपल सिस्ट। अगर हाइलन के अंदर वेसल्स की तरह हमें डायलेशन नजर आ रही है तो दिस इज एनेरिज्म, ठीक है। सॉलिड बिल्कुल हाइपर इक्विक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो वो कोई भी हमारे पास कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हमारी एब्नॉर्मैलिटीज आ गई। देन हम लोग नॉर्मली मेजर देख लेते हैं इसको, स्प्लेनोमेगाली इज इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। उसका साइज कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, नॉर्मल हमें पता है कि 13 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा बढ़ गया तो दिस इज स्प्लेनोमेगाली। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, उसकी एपिजेंसिटी, उसका साइज, तो ये स्प्लेन हमारे, ठीक है। अप्रोच हमें पता होनी चाहिए पेशेंट की, किस तरह हम किस अप्रोच से जो है स्प्लेन को विजुलाइज करते हैं। पेशेंट को सीधा स्पाइन हिला के सबसे पहले नॉर्मली हम पोस्टल लेटरली प्रोब को रखते हुए इंटरकोस्टल देखते हैं, नहीं नजर आया उसको करवट दिला दो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास पड़ा होता है स्प्लेन, वहां पे प्रोब रखते हुए हम स्प्लेन को विजुलाइज करते हैं। देन हम उसकी नॉर्मल चीजें पता है तो एब्नॉर्मलिटी देखते हैं, ठीक है। एनेक्विक हमें फिर हमने ट्रॉमा के अंदर देखा था कि ट्रॉमा के अंदर हमें फ्लूइड नजर आता है, ब्लड नजर आता है, वो अकॉर्डिंग टू द एज हम लोग को वेरी होता है और वेरी होते हुए उसकी एपिजेनेसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। फ्रेश होगा तो कैसे होगा, थोड़े टाइम के बाद वो कैसे होगा, एंड देन जो है वो डिलेड हो जाएगा तो उसके अंदर कैसे लाइसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसकी एपिजेनेसिटी उसी तरह डिफरेंट होगी। क्लियर है, स्प्लेन भी छोटा सा है, इजी है, 3-4 उसकी एब्नॉर्मलिटीज हैं और नॉर्मल हमने क्लियर पढ़ लिया, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन की समझ आ गई है, नो एक्सक्यूज, किसी का नेट नहीं चला, ओके नहीं चला, 0 मेरी तरफ से मार्क्स, मेरे पास उसके बाद कोई बंदा ना है कि ये हुआ है वो हुआ, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे पता है उन्होंने कोई ना कोई जरूर डालनी होती, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उन्होंने एग्जाम्स में उनके बहाने लगते हैं, आगे पीछे लगते हैं, ठीक है। तो मैं किसी का कोई एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और जो है क्वेश्चन दो जिस तरह भी है, एमसीक्यूज होंगे, इसको क्लिक करो और जस्ट आके फिर क्लास में जो है हम लेक्चर पढ़ेंगे। शुरू के 6 लेक्चर्स हैं, ईमेल कर दूंगी एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है। और 6 लेक्चर्स शुरू के, और एमसीक्यूज 20 से 25 होंगे और 10% वेटेज, ठीक है। क्लियर है, कुछ ना समझ आई हो फिर पूछ लो। मैम जी मैम हमारा ना थर्सडे को एक फार्मा का क्विज है और फ्राइडे को हमारे 2 क्विज हैं आपके ही, तो मैम अगर आप ये क्विज थोड़ा सा आगे कर दे, पोस्टपोन कर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 दिन में 3 क्विज हैं पड़े और तीनों ही मतलब के 10 परसेंटेज के हैं ऑलमोस्ट, तो मैम थोड़ा सा रफ हो जाएगा। अगर आप कोई एक क्विज आगे पोस्टपोन कर दें तो जरा बेहतर रहेगा। ये रही आपके साथ, आपका मेमो का भी है? यस यस मैम, मैम, मैमोग्राफी है। मैमो का भी है। एक्चुअली मैंने बना के दे दी हुआ है ना सर को अपने, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास वो स्लॉट्स हैं, उसी स्लॉट में जो है वो आपका लेक्चर मैम आप मंडे को ले लें। मंडे को तो ऑफ होता है ना। किसी भी दिन ले ले, लेकिन मैम वो फिर 3 क्विज तो सॉरी, ट्यूसडे को, पड़े एक ट्यूसडे। साथ है मैम पड़े, ट्यूसडे को ले तो लेगा। थोड़ा यस मैम मैम, प्लीज ट्यूसडे ले लें।
चलो ठीक है, रीजनल का फिर ट्यूसडे का कर लेते हैं। मैं कंफर्म आपको जो है ना ईमेल कर दूंगी, और फिर टाइम जो है फिर देख लेते हैं उस टाइम में जो स्लॉट हमारा होगा थैंक यू उस सो टाइम। मच। थैंक ठीक है, अब जो है ना, अब आप लोगों की बात मानिए, मुझे कोई बहाना मिला ना तो फिर तुम देख, ये हो गया तो वो हो गया तो वो हो गया, तो ये हो गया, बड़े बहाने। मैम जो लेक्चर 5 है ना लिवर वाला, लिवर वाला। मैम जी मैम, हाँ। लेक्चर 5 हम्म। मैम वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं कि वो सब कुछ मिक्सअप हो रहा है। मेन पढ़ लो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ करो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जब हम मैम उसमें करेंगे इतना कुछ लिखा हुआ है स्लाइड्स में कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जो ज्यादा स्लाइड में थी ना, इधर उधर जो अजीबोगरीब सा आपका दिमाग घुमाने में थी, वो मैंने बता दी थी, ज्यादा डिटेल मत पढ़ना। उसमें से सिर्फ टोटल जो है ना, टोटल वेन मेजरमेंट्स नॉर्मली कितना होता है उसकी वो देख लेना। टोटल हाइपरटेंशन हो रही है तो वो देख लेना, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है मतलब मैम नॉर्मल। मेन मेन बातें और डेप्थ में नहीं जाए बस। नहीं, डेप्थ में नहीं जाओ, मेन मेन में, ठीक है। आपको पता है कितना जो है नॉर्मल होता है, उससे कम होता है तो ये टोटल हाइपरटेंशन है। वेव फॉर्म कैसी होती है, वो जो एंड की जो स्लाइड्स है ना, वो कुछ है कंफ्यूजिंग सी, वो जहाँ पे टोटल का सारा बताया जाता है, ठीक है। वो जी वेव मैम। फॉर्म, नॉर्मल वेव फॉर्म्स देख लो किस तरह की नॉर्मली होती है, ठीक। और उसके अलावा जो हमारे पास उनकी वैल्यूज कैसी होती है। अगर मैं कोई इमेज भी देती हूँ ना कोई भी, तो इमेज को आपने फटाफट से नीचे एमसीक्यू होंगे कि जैसा अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये वाला तो इंक्लूड नहीं है लेक्चर, जैसा मैंने अभी इसमें कोई एक ले दिया, ठीक है, स्क्रीन दे दी, स्क्रीन के जो हाइलम के अंदर डायलिटेशन दिखा रही है वेसल की, तो फौरन लिख दोगे दिस इज स्क्रीनिक आर्टरी एनेउरिज्म हो सकता है, सिस्ट है, सिंपल कुछ भी है, तो वो आपको पता है कि ये एनेउरिज्म है, ठीक। या फिर मैं इसके अंदर अगर कुछ एक्सेसरी स्क्रीन का दे देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कोई जेनेसिटी है तो आपने बता दिया। ग्रेनुलोमा व्हाइट कलर के डॉट स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, फौरन लिख दो नीचे, एक इमेज दे दिया मैंने। कुछ मैं इमेजेस भी दे सकती हूँ, ठीक है, इमेजेस को देख, जो मेन मेन जो क्लियर इमेजेस है, ठीक है, क्लियरली नजर आ रहे हैं कि हाँ ये कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है कुछ, वो मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है। जो क्लियरली बता रहे हैं कि ये चीज है, वो इमेजेस भी देख लेना अच्छे से कि ये कंफर्म ग्रेनुलोमास है। टीचर जो है इमेज के बस 4 ऑप्शन होंगे, क्लिक कर दो, ठीक है। तो कुछ इमेजेस होंगे, कुछ जो है वो वैल्यूज होंगी, कुछ जो है वो मैं देख लूंगी, या कुछ जेनेसिटीज वगैरह पूछ लूंगी, इस तरह की चीजें बिल्कुल मेजर मेजर मेन मेन चीजें हैं, ठीक है। तो वो आप फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में मेमो वालों को तो मैं बता दिया, अगर आप लोग जो नहीं है आते हैं मेमो के आते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है फिर हम लोग आपकी वो करेंगे क्लास पार्टिसिपेशन, 1 या 2 क्वेश्चन, 4 शुरू के लेक्चर्स तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे, तैयारी तो की होगी। इन्हीं लेक्चर्स में जो नहीं किए होंगे, उन्हीं लेक्चर्स में मैंने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, बस ये बताओ कि नॉर्मल एफिशिएंसी किससे होती है, एक क्वेश्चन, ठीक है, किसी से कुछ पूछ लिया कि क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, सुनते भी हैं कि नहीं, सोए तो नहीं हुए, तो उनके मैं साथ में ले आया करूँगी यहाँ पे अपना शीट बना दिया मैंने, उनके मार्क्स साथ के साथ 5% उसकी वेटेज है, तो वो आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के तो वो वाला भी नेक्स्ट वीक में हमारी 2 असेसमेंट्स हो जानी चाहिए, ठीक है, मिड से पहले पहले, ठीक है। चलो, मैम ग्लीसन्स कैप्सूल जो होता है बस उसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि वो सराउंड करता है यूवी को। क्या चीज, लीजन का ग्लीसन्स कैप्सूल। समझ नहीं आ रही मुझे, कौन सा कैप्सूल? मैम ग्लीसन्स कैप्सूल जो लिवर के लेक्चर में था। ग्लिसन कैप्सूल्स, वो तो उसका सिर्फ सराउंडिंग है, तो कौन सी होती है, एक लिवर की जी मैम होती है बस उसका इतना पता होना चाहिए कि वो सराउंड कर रहा होता है लिवर को। और एक किडनी की होती है। किडनी आपने पढ़ी नहीं है तो आपको वरना तो कंफ्यूजन हो जाती है कि किडनी की है लिवर की है। जब किडनी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी एक कैप्सूल होता है जो उसको किडनी को सराउंड करता है, ठीक है। तो वो अगर वो पढ़ा होता तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, इसका तो पता है कंफर्म एक ही पढ़ा हमने, कैप्सूल लिवर को सराउंड क्लियर। किडनी ओके मैम। पढ़ने के साथ तो फिर किडनी में मैं आपको बताऊंगी। मेन चीजें पढ़ लो अच्छे से, पिक्चर्स देख लो अच्छे से, ठीक है, जो एक नॉर्मली आपको नजर आनी चाहिए, जो मैं क्लास में बहुत ज्यादा जोर डालती हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लो, ठीक है। बाकी इजी एमसीक्यूज होंगे, और इसीलिए कोई बहाना नहीं, अच्छे से पढ़ लो, फिर इंशाल्लाह आगे मिड की तैयारी भी करेंगे, तो फिर मैम मिड जोन है। हाँ जी, मिड भी होंगे आपके, फाइनल भी होंगे। फाइनल में आपके क्या कहते हैं वो, वाइवा भी 20% का है, 40% का रिटर्न एग्जाम, ठीक है। अभी देखो आपके शायद मुझे सुनने में आया है कि आपके खुल रहे हैं सारे यूनिवर्सिटी वगैरह, बच्चों से ही सुना है अभी ईमेल। मैडम जी जो फाइनल है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा या वो एसक्यू टाइप? फाइनल आपका 60% है, जिसमें 20% आपका वाइवा होगा और 60% आपका रिटर्न एग्जाम, ठीक है। तो 60% आपका फाइनल है, 20% आपका मिड होगा,
ठीक है 80 हो गया, और 20% ये जो मेरे पास सेशंस आपके हो गए हैं, जिनमें 10 आपका क्विज है, 5 आपकी क्लास पार्टिसिपेशन और 5 आपकी असाइनमेंट। ठीक है मैम अगर इन केस यूनिवर्सिटीज नहीं खुलती तो हमारा ऑनलाइन मीट होगा फिर, मतलब मिड ऑनलाइन। कंपल्सरी है? हाँ जी, फिर वो जिस तरह आपके लास्ट टाइम मैंने तो लास्ट इंस्टेंट तो फिर मैम लास्ट में मिड नहीं ना होते थे, फिर फाइनल ही होता था, तो इसलिए पूछ रही बात कर कह रहे हैं मैं दूंगी। अगर ऑनलाइन भी हूँ। चला ओके तो वो फिर उसी तरह आपके क्वेश्चन किस तरह होंगे, वो फिर अल्लाह जाने किस तरह मिल जाएंगे देखी जाएगी। ओके देखो मैम। मुझे तो लग रहा है खुल जाना है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह तो काफी खुल गए हुए हैं और डिफरेंट सिटीज में इधर भी खुल जाना है सब कुछ। अभी 7 तक भी है, अभी भी 10-15 डेज हैं, तो अच्छा है खुले, सब कुछ नॉर्मल हो और फिर हम लोग प्रॉपर जिस तरह पहले था सब कुछ चलाएं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स भी रखेंगे, आपके फाइनल्स हो जाएंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स रखेंगे। लैब बन गई है और वहाँ पे मशीन भी रखी है हम लोगों ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैचेस में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ना प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्लीज आपको प्रो हैंडलिंग पता हो, कैसे मूव करते हैं तो कैसे इमेजेस नजर आते हैं, डॉपलर कैसा होता है। ठीक है, तो थोड़ी मेन मेन चीजें हम लोग जाने इंशाल्लाह। आप लोगों ने अपना जर्नल किससे पढ़ा था, मिस्कुरत से? जी यस मैम मैम। मेरी जरूरत है। मशीन के बारे में तो कुछ भी नहीं आपने देखा होगा, मशीन देखी नहीं होगी जर्नल में कि किस तरह की नोब्स होती हैं क्या नो जर्नल में। मैम। ये चीजें ना वैसे जर्नल में पढ़नी चाहिए कि हम लोग को जनरली मशीन कैसे नजर आती है, प्रोब कैसी होती है डिफरेंट। और लेकिन ठीक है वो सब ऑनलाइन चल रहा था कोविड की वजह से, कैसे देख सकते हैं। और रीजनल में हम लोगों ने स्टार्ट करना था सारा कुछ, फिर उसको हर ऑर्गन का मैं आपसे स्कैन करवा। अब इंशाल्लाह देखो अब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रोब के बारे में न्यूरोलॉजीज कुछ पढ़ेंगे और फिर कुछ कुछ मेन मेन चीजें हम लोग इसमें लिवर। मैम टोटल कितने लेक्चर्स हैं? मतलब 20 है, 10 हो गए हैं, 9-10 हो गए हैं, 9 हैं, इतने की और है अभी। ओके मैम। ठीक है चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर अब क्विज जो है तुम लोगों का होगा ट्यूसडे को, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको ईमेल फिर भी कंफर्म आ जाएगी आपको क्विज के बारे में। ठीक है यस मैम। ओके ओके। बेटा। अल्लाह हाफिज।